हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल कम समय बचा और इस कम समय में आपको ऐसी क्लासेस की जरूरत है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको आज की क्लास के अंदर जानने को मिलेगा कि आप गद्यांश और पद्यांश को कैसे बिल्कुल विद ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें। 100% गारंटी के बेस पर मैं बताता हूं कि अगर आपने अभी तक चैप्टर्स को केवल एक दो बार पढ़ा है, अगर आपको ट्रिक जाननी है कि कैसे आप गद्यांश को ट्रिक से कर सके, कैसे आप पद्यांश को ट्रिक से कर सके, वो मैं आप ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा और उस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है आपको गद्यांश पद्यांश में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बता दूं कि मैं आपका बड़ा भैया, मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन किया है और आपके हिंदी के सब्जेक्ट में 94 नंबर स्कोर किया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपको क्लास 12 2026 में एक बढ़िया नंबर से पास होना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गुरुदक्षिणा के तौर पर अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारे पास गद्यांश और पद्यांश का एक बढ़िया 20 नंबर करने वाला गिफ्ट आपको मैं देने वाला हूं। गद्यांश की ट्रिक क्या होती है भाई, आपको सबसे पहले मैं गद्यांश समझाऊं उससे पहले गद्यांश की करने की ट्रिक क्या होती है अब जान लो। हमारे पास मेनली बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन आपको मैं कुछ बेसिक चैप्टर बता रहा हूं, कुछ ऐसे चैप्टर बता रहा हूं जहां से 100% है कि गद्यांश पूछा जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही मैं आपको पद्यांश में भी बताऊंगा, तो जैसा गद्यांश में बताऊंगा सेम ऐसा ही आपको पद्यांश में भी जानने को मिलेगा। तो बिल्कुल रेडी रहना। गद्यांश में सबसे पहला चैप्टर होता है आपके हिसाब से राष्ट्र का स्वरूप, और राष्ट्र का स्वरूप ऐसा चैप्टर है जहां से गद्यांश आना 100% तय माना जाता है। आपको 7 सेट में से 2 से 3 सेट के अंदर राष्ट्र के स्वरूप से गद्यांश देखने को मिल जाएगा। अब गद्यांश का स्वरूप के लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो हमारे पास राष्ट्र का स्वरूप है उसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि आपको दिया गया जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो अगर आपके इस चैप्टर से अगर आपको पहचानना हो गद्यांश, तो अगर धरती शब्द का यूज हो, अगर माता शब्द का यूज हो, अगर साहित्य शब्द का यूज हो, अगर राष्ट्र शब्द का यूज हो, अगर माता भूमि शब्द का यूज हो, या फिर जन शब्द का यूज हो, मतलब जनता शब्द का यूज हो, या संस्कृति शब्द का यूज हो, तो आप समझ जाएंगे कि आपको दिया गया जो पाठ है, जो आपको गद्यांश दिया गया है, वो आपको राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है। अगर आपको ये शब्द दिखाई दे जाए, कौन से शब्द, दोबारा सुन लो, धरती, माता या भूमि शब्द आपको मिल जाए, या साहित्य शब्द मिल जाए, या राष्ट्र शब्द आपको मिल जाए, या चट्टान शब्द आपको मिल जाए, ये भी याद रखना, चट्टान शब्द भी इसी चैप्टर के अंदर आता है। माता भूमि शब्द हो जाए, जनता शब्द आ जाए, संस्कृति शब्द आ जाए, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, आपके राष्ट्र के स्वरूप के अंदर आते हैं। अगला चैप्टर मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर के जो कीवर्ड्स होंगे, वे कीवर्ड समझ सकते हो, इसको ट्रिक मान लो, इसको कीवर्ड मान लो, अंतिम समय का वरदान मान लो, ये आपके लिए मैं लेके आया हूं। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा चैप्टर आपके लिए होगा अशोक के फूल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना इंपॉर्टेंट हमारा राष्ट्र का स्वरूप है उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी ये नहीं है चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों बराबर के मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स है, मोस्ट आईएमपी चैप्टर हैं। इससे भी आता है महत्वपूर्ण गद्यांश। ये जो अशोक के फूल हैं, इसके लेखक का नाम क्या होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जो अशोक के फूल है उसके लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इसको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल। अगर अशोक शब्द का यूज हो तो समझ जाओ अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। अगर अशोक के फूल हो तो सिंपल वे में समझ जाओ अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद दुनिया शब्द का यूज हो तो समझ जाओ अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। अगर मानव शब्द का यूज हो तो समझ जाओ अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। अगर जाति शब्द का यूज हो या फिर मानव जाति शब्द का यूज हो तो भी अशोक के फूल से लिया गया है। अगर भुलक्कड़ शब्द का यूज हो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, तो ये बिल्कुल ये आपके पास अशोक के फूल से लिया गया है। अगर कहते हैं शब्द आए तो भी आप समझ जाओ अशोक के फूल से लिया गया है। तो आप समझ चुके होंगे मैंने कीवर्ड आपको क्या बताई। पहला अशोक शब्द, अशोक के फूल, दुनिया, मानव जाति और भुलक्कड़, या फिर सीधा अशोक के फूल से कुछ भी आ जाए। अगर ये कीवर्ड उसके अंदर आ रहे हैं तो समझ जाना कि आपको जो गद्यांश दिया गया है वो अशोक के फूल नामक चैप्टर से दिया गया है और इसके लेखक का नाम जो होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होगा। सिंपल वे में याद रखना। लास्ट चैप्टर आपके हिसाब से मैं 3 चैप्टर आपको बताऊंगा। अगर आप 3 चैप्टर अंतिम समय में पढ़ लेते हैं तो आपको और चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 3 सबसे वीवीआईएमपी चैप्टर
फोकस मान लो। लास्ट चैप्टर हमारा होगा मोस्ट आईएमपी चैप्टर की लिस्ट में, भाषा एवं आधुनिकता। इसके लेखक कौन होंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा भाषा एवं आधुनिकता, जिसके लेखक जो होंगे वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी होंगे। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं, इस चैप्टर में क्या कीवर्ड होंगे, जिन कीवर्ड को देखकर आप इस गद्यांश के बारे में पता लगा पाएंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो पहला आपके पास है भाषा शब्द। अगर भाषा और एवं आधुनिकता, अगर भाषा शब्द आ जाए तो भी समझ जाओ ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। अगर आधुनिकता शब्द आ जाए तो भी समझ जाओ कि ये भाषा और आधुनिकता शब्द से लिया गया है। उसके बाद विज्ञान शब्द आए तो भी किससे लिया गया है? भाषा एवं आधुनिकता से। अगर नवीनीकरण शब्द आए तब भी समझ जाओ ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। अगर नूतन शब्द आए या रमणीयता शब्द आए तो इसका शब्द का अर्थ केवल यही है, इसमें से गद्यांश का नाम केवल यही होगा, भाषा एवं आधुनिकता। राइटर का नाम क्या होगा, लेखक का नाम क्या होगा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। आप समझ चुके होंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर इस लिस्ट को आप याद रख लेते हो आपका काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको अपना स्क्रीनशॉट मार लो इंस्टेंटली। और अब मैं डिस्कस कर दूं आपके साथ गद्यांश की। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, या गद्यांश का मैंने कीवर्ड आपको बता दिया है। बिल्कुल सेम इस तरीके से ही मैं आपको पद्यांश का कीवर्ड भी बता दूं, ताकि पद्यांशों में आपको बहुत दिक्कत होती है। मैंने बहुत अच्छे से इसको बारीकी से देखा हुआ है कि पद्यांश में बहुत दिक्कत होती है आपको। तो मैं सरप्राइज देने वाला हूं, आप मुझे बताना यस एंड नो में बताना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भैया यस एंड नो। पहला चैप्टर जो आपका होता है पवन दूत का, क्या इसको मैं कराऊं या नहीं? अगर आप इसको वन शॉट चाहते हो तो यस लिखना, अगर आप इसका वन शॉट नहीं चाहते हो तो नो लिखना। अगर आपको बिल्कुल एक एक शब्द की बिल्कुल हिंदी मीनिंग चाहते हो, एक एक शब्द की बिल्कुल सरल व्याख्या चाहते हो, बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में व्याख्या मैं आपको करके बताऊंगा पवन दूत का चैप्टर की, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का चैप्टर है, मैं कराऊंगा आपको। अगर आप यस लिखते हो, अगर नो लिखते हो तो मैं नहीं कराऊंगा। तो आपको इसमें कीवर्ड क्या होंगे? कीवर्ड देखो इस चैप्टर के, पहला होगा नवजलद। नवजलद शब्द आए आप समझ जाओ पवन दूत का चैप्टर से लिया गया है। और पवन दूत का चैप्टर के जो लेखक हैं, वो जो कवि हैं, वो कौन होंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी होंगे। इस चीज को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अंतिम समय बचा है। लास्ट समय पर जितना झोंक के पढ़ाई करोगे ना, वो आपको फायदा देगी। और 27 तारीख आपका लास्ट डे है एग्जाम का, और 27 के बाद आपको जो करना है, आपको मूवीज देखनी है, आपको वेब सीरीज देखनी है, आपको शॉर्ट वीडियोस देखने हैं, आपको रील्स देखनी है, आपको फेसबुक चलाना है, आपको गेमिंग करनी है, जो मना है वो कर सकते हो। लेकिन आपको 27 तारीख तक रुकना पड़ेगा। अगर आपको झुकना पड़ेगा, अगर आपके हाथ से ये कुछ चंद जो बचे हुए दिन अगर आपके हाथ से निकल गए तो वापस लौट के नहीं आएंगे। अगर आपको बिल्कुल इंटर को पास करना है, वो भी अच्छे नंबर से पास करना है, तो इस समय आपको बिल्कुल रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों से आगे निकलना पड़ेगा, ताकि दूसरों की भीड़ को आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए आपको इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, इन कीवर्ड्स पर फोकस करने पड़ेगा, इन टॉपर ट्रिक्स और टॉपर टिप्स पर फोकस करना पड़ेगा। अब दूसरा शब्द आपके पास नेत्र शब्द है। नेत्र शब्द का अर्थ क्या होगा कि पवन दूत का चैप्टर से लिया गया है। इसमें अगर आए श्याम शब्द, इसमें आए राधा शब्द आ जाए, इसमें अगर पवन दूत का शब्द आ जाए, इसमें अगर लता शब्द आ जाए, तो इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल यही है कि यह पवन दूत का चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद मधुवन शब्द आ जाए, श्याम शब्द आ जाए, उपवन शब्द आ जाए, लज्जाशील आ जाए, या पथिक महिला शब्द आ जाए, मतलब पवन दूत का चैप्टर से लिया गया है। बिल्कुल इजी, समझो चीजों को तो आसान है हर चीज। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर क्या होगा कि कैकेयी का अनुताप। ये किस चैप्टर से लिया गया है? किस इसके लेखकवी का नाम क्या है? तो क्या होगा कि कैकेयी का अनुताप जो है वो मैथिली शरण गुप्त का एक हमारे पास पाठ है, अध्याय है। तो मैथिली शरण गुप्त का अध्याय का नाम क्या है? कैकेयी का अनुताप। इसमें अगर आपको कौन से कीवर्ड से पहचानना होगा, तो इसके अंदर आपके पास अगर मिथिला शब्द आ जाए तो समझ जाओ कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। झटका शब्द अगर आ जाए तो कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। कैकेयी शब्द अगर स्वयं आ जाए तो भी समझ जाओ कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। अगर कुमाता शब्द आ जाए तो भी आप समझ जाओ कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। अगर यहां प्रभुराम शब्द आ जाए या सिंहासन शब्द आ जाए तो भी आप समझ जाओ कि यह कैकेयी के अनुताप नामक चैप्टर से लिया गया है। ये बिल्कुल छांटे हुए आपके लिए कीवर्ड मैं बता रहा हूं भाई, बिल्कुल घंटों की मेहनत के बाद कीवर्ड्स को छांटा जाता है, ताकि आप बचे हुए गिने चुने टाइम में आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाए। इनको नोट जरूर करना है, और नोट के साथ मैं आपको बताऊंगा अभी
कि इन सारे कीवर्ड्स को आपने देख लिया, लेकिन आप कीवर्ड्स को क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करें, आप गद्यांश को देखकर कैसे पता लगा पाएंगे कि ये गद्यांश इस चैप्टर से लिया गया है या ये पद्यांश इस चैप्टर से लिया गया है, वो तरीका और इस ट्रिक को कैसे क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका मैं बता दूं, ये तो बस फॉर्मूला सीट है। अब फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लाना है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट चैप्टर क्या होगा, श्रद्धा मनु। लास्ट चैप्टर क्या है, श्रद्धा मनु, जिसके कवि का नाम क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जी। क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद युग के प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद जी। इसमें करुणामय शब्द आ जाए, समझ जाओ श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। चंचल शब्द आ जाए, श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। बिजली शब्द आ जाए, श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद कौन हो तुम, कौन हो तुम, यहां पर बसंत शब्द आ जाए, कौन हो तुम, कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार, अगर इस तरीके से आता है तो समझ जाओ श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद वरदान शब्द आ जाए तो इसका अर्थ भी होता है कि यह श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गद्यांशों की ट्रिक समझ में आई, सेम पद्यांशों की ट्रिक समझ में आई। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट मारो, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट मारो और कॉपी में या फिर नोट डाउन कर लो। जो काम करना है तुरंत करो भाई, अब समय नहीं रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि आप गद्यांश में कैसे इन कीवर्ड्स को, कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करोगे और पद्यांश के अंदर कैसे इस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे। प्यारे भाई बहन, मैं लेके आ चुका हूं आपके पास गद्यांश। अब गद्यांश में मैंने आपको भी ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आप सुनो, इसको ध्यान से देखो, आप ध्यान से समझो और सीखो क्या बोलता है हमारा गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना नहीं है सबसे पहले, ये गलती मत करना क्योंकि समय बहुत कम है और उस समय में आपको अपने समय को सेव भी करना है क्योंकि पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट भी करना है, तभी आप 100 में से 95-94 नंबर ला पाएंगे अगर आप पूरे पेपर को करेंगे। लेकिन अगर पूरा पेपर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको गद्यांश इतना लंबा पहले नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इस चीज से। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, आपको प्रश्नों को पहले पढ़ना है। जो प्रश्न आपको दिए गए हैं ये आपको पहले पढ़ने हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके, आपको एक आइडिया लग सके कि आप कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपको बहुत फायदा देंगे। जैसे पहला है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। मेरे पास यहां पर टाइम है, मैं आपको समझाने के तौर पर बताऊं तो मैं आपको ये गद्यांश पढ़ सकता हूं, लेकिन आपको गद्यांश को पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहे हैं, प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का, उपयुक्त जो गद्यांश आपको दिया गया है उसके लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम क्या होगा, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक का नाम क्या है। मेन यही है, आप समझ गए कि अगर आपने यहां पर गलती कर दी है, अगर आपने यहां पर गलती कर दी है तो एग्जामिनर समझ जाएगा, आपकी गलती को पकड़ लेगा। अगर यहां पर सही है और ये 4 क्वेश्चन में छोटी मोटी मिस्टेक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इग्नोरेबल है, वो इग्नोर की जा सकती है, लेकिन इसमें गलती इग्नोर नहीं की जा सकती। अब गद्यांश कौन सा शीर्षक है, चैप्टर का नाम क्या है, इसको देखो। तो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, भाई भुलक्कड़ शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये अशोक के फूल से लिया गया है। मैंने देखते ही बता दिया, भुलक्कड़ शब्द आ गया, कहते हैं शब्द आ गया, भाई कहते हैं शब्द मैंने आपको बताया था। उसके अलावा यहां पर अशोक शब्द आ गया, अशोक शब्द ये 2025 में आया हुआ आपका गद्यांश है। मैंने रैंडम किसी किताब से नहीं लिया है, आप 2025 के HL सेट को देखा हो, 2025 का HL नंबर सेट जो होगा मैंने उससे लिया है। आपको कोई भी सेट ले लो भाई, उसमें भी ये एप्लीकेबल होगी ट्रिक। और इसमें क्या होगा, आपको गद्यांश में अथवा मिलेगा, एक आपको यहां से मिलेगा और एक अथवा आपको थोड़ा टफ मिलेगा, वो आपको इन चैप्टर के बाहर मिलेगा। अभी मैं आपको पद्यांश में करके दिखाऊंगा वो भी। उसके बाद क्या होगा कि जितने में से उसका स्वार्थ साधता है बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अशोक का फूल शब्द, इसमें अशोक शब्द आया, उसके बाद फिर अशोक शब्द इसमें आया, ये देखो बार बार अशोक शब्द आया इसमें अंदर। उसके बाद आप पूरा देख सकते हो, आराम से पूरा पढ़ सकते हो। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपने देख लिया कि शीर्षक का नाम क्या है, तो शीर्षक के गद्यांश के शीर्षक का नाम क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक का नाम क्या लिखोगे, आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। इसके लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो आप क्या करोगे, आप इसका संदर्भ सहित इसकी व्याख्या आप संदर्भ लिख दोगे। संदर्भ आपने बता दिया, पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर आपको यहां से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला कि लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा है। भाई दुनिया भुलक्कड़ क्यों है, दुनिया केवल उस चीज पर ही फोकस रखती है जिसमें उसका स्वार्थ होता है, तो दुनिया इसीलिए भुलक्कड़ है। भाई अगर दुनिया के काम हम नहीं आएंगे ना तो दुनिया हमें भूल जाएगी। बिल्कुल सेम इसमें ये लिखा है। तो क्या है दुनिया, क्या मतलब होता है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ का अर्थ क्या
क्या होता है इसमें देखो, अब इसमें भुलक्कड़ शब्द देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यहां से आ गया, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सदता है, स्वार्थ जो सदता है, बाकी को भूलकर, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल सिंपल, यहां से स्टार्ट करो, यहां तक लिख दो कि केवल उतना ही याद रखती है जिसमें उसका स्वार्थ सदता है और बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, यही आपको लिखना है। मैं बता रहा हूं, इसमें कीवर्ड आपको देखना है, कीवर्ड देखना है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड देखो भुलक्कड़ शब्द आया, इसमें भुलक्कड़ आया, भुलक्कड़ शब्द। अब इसके अंदर देखो भुलक्कड़ शब्द कहां आया, देखो मिल गया भुलक्कड़ शब्द, ये भुलक्कड़ शब्द आया है। अब भुलक्कड़ के आस या पास वाली लाइन में ही आपका आंसर छुपा होगा, ये बस आपको देखना है और ढूंढना है। तो हिंदी में तो आंसर ढूंढना बहुत आसान है, इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है आप लोगों को, तो हिंदी में तो बहुत आसान, आप देख के कर सकते हो। ये क्वेश्चन कर लिया हमने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अशोक वृक्ष किसकी जो परिष्कृत रुचि का प्रतीक है, जो अशोक का फूल है वो किसकी परिष्कृत रुचि का किसकी परिष्कृत रुचि का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें आप परिष्कृत रुचि शब्द ढूंढो कहां पर है, ये परिष्कृत रुचि शब्द जो है ये आपका कीवर्ड मान लिया मैंने, कीवर्ड देख लिया, मतलब ये मुख्य शब्द हो गया। अब इस गद्यांश के अंदर ढूंढो कि कहां पर परिष्कृत रुचि शब्द लिखा है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो और ध्यान से बारीकी से देखने पर आपको पता लगता है कि यहां पर विशाल सामंत शब्दता परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। बिल्कुल मिल गया भाई, कितना भी आप करोगे, छोटा सा गद्यांश आता है, चुटकी में उसको निकाल पाओगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो क्या है, तो यहां पर विशाल सामंत सभ्यता, क्या होगा, विशाल सामंत सभ्यता, जो विशाल एक बड़ी सामंत सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, कौन सा, अशोक। अशोक का फूल जो है, अशोक का वृक्ष जो है, किसकी परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। 2 नंबर मिल गए, 2 नंबर, छोटी सी, छोटा सा कीवर्ड पकड़ा, परिष्कृत रुचि। मैं बता रहा हूं कैसे करना है, मैं समझा रहा हूं कैसे करना, बस कीवर्ड, इसमें भुलक्कड़ कीवर्ड पकड़ा, इसमें परिष्कृत रुचि कीवर्ड पकड़ा, ऐसे ऐसे आपको नंबर मिलेगा, ये सब करना पड़ेगा आपको। तो आपको विशाल सामंत सभ्यता का प्रतीक है, बिल्कुल आराम से आपको 2 मार्क्स यहां मिल गए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है, लेखक ने कैसे लोगों को स्वार्थी कहा है, लेखक ने कैसे लोगों को सेल्फिश कहा है, ये हमें बताना है। इसमें देखो भाई, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि लेखक ने कैसे लोगों को स्वार्थी कहा है। अब इसके अंदर आप ढूंढो क्वेश्चन कहां मिलेगा, लेखक, दुनिया में स्वार्थी केवल किसको कहा गया है, ऊपर वाली लाइन में ही आपका आंसर आ गया। तो लेखक कहते हैं क्या मतलब, लेखक कहते हैं कि लोगों ने किसको याद स्वार्थी कहा है, जो क्या करते हैं, जो अपने स्वार्थ को साध लेते हैं, बाकी को क्या करते हैं, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों को ही देखो, शायद अशोक का फूल स्वार्थी नहीं है, तो जो लोग क्या करते हैं, जो लोग अपने स्वार्थ को निकालते हैं और आगे उसको आपको कुचल कर, आपको फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं, तो लेखक ने उन व्यक्तियों को ही स्वार्थी कहा है। लेकिन जो अशोक का फूल है वो स्वार्थी नहीं है। और मैंने बार बार बोला है कि मैंने जो कीवर्ड्स आपको बताए हैं वो आपको मिलेंगे, गद्यांश जो होगा वो किस तरीके से आएगा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये करा दिए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्या है कि परिष्कृत और मदोत्सव का अर्थ क्या होता है। परिष्कृत शब्द आपके पास दिया गया है, उसके बाद आपके पास मदोत्सव शब्द दिया गया है। अब इन शब्दों का आपको अर्थ ढूंढना है, इस गद्यांश के अंदर मिल सकता है या फिर अपने मन से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। आइए इसके दोनों के शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। सबसे पहला है परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध, परिष्कृत, शुद्ध का मतलब होता है, परिष्कृत का होता है शुद्ध, मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, याद कर लो इस चीज को, परिष्कृत शब्द का यूज क्या होगा, परिष्कृत शब्द का अर्थ होता है, मैं कहां पर लिख दूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर परिष्कृत शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है शुद्ध, शुद्ध शब्द होता है, परिष्कृत का अर्थ शुद्ध होता है। उसके बाद हमारे पास मदोत्सव। मदोत्सव शब्द का यूज अर्थ क्या होता है कि प्रेम, आनंद, क्या होता है, मदोत्सव शब्द का अर्थ होता है प्रेम और आनंद। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको गद्यांश को सॉल्व करना है, कैसे आपको कीवर्ड्स को पहचानना है, कैसे आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर को फाइंड आउट करना है। बस ये तरीका आपको अपनाना है 100%। कोई भी गद्यांश हो, कोई भी पद्यांश हो, स्पेशली गद्यांशों में तो आप नहीं फंसने वाले। पद्यांश के अंदर आप क्या करोगे, पद्यांश की मैं आपको ट्रिक बता दूं, जो मैं आपको ट्रिक आपको मैंने बताई है पद्यांश के अंदर, वो केवल और केवल 3 चैप्टर तक की ट्रिक बताई है। लेकिन मैं जो पद्यांश लेके आया हूं वो उन 3 चैप्टर से बाहर का पद्यांश लेके आया हूं, ताकि मैं एक रैंडम बुक से मैंने उस पद्यांश को ले लिया है। लेकिन आप याद रखना कि अगर आप 3 चैप्टर को तैयार कर लोगे, पहला पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, तो आपके एग्जाम में उन तीनों चैप्टर में से कोई एक ना एक पद्यांश आपको मिल जाएगा, क्योंकि पद्यांश जो होते हैं वो अथवा में आते हैं। एक आपको मिलेगा उन 3 चैप्टर में से और एक आएगा बाहर से। उस बाहर वाला मैं आपके लिए लेके रैंडम किताब से उठा लिया है। ये मैंने प्रीवियस ईयर का नहीं पद्यांश लिया है, मैंने बिल्कुल रैंडम कोई किताब से पद्यांश ले लिया है। और ये मैं आपको समझा दूं, इसमें आपको कैसे देखना है। इसमें मनुज शब्द है, मनुज, इसमें सबसे पहला शब्द जो होगा वो उसमें मनुज शब्द है, मनुज। तो मनुज
का अर्थ क्या होता है? मनुज। मनुज का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। उसके बाद आपको इससे ही पहचान लेना, अगर कहीं मनुज शब्द यूज आ जाए, मनुज मनुज, तो आप याद रखना, हमेशा याद रखना, जब जब एग्जाम दो तो ये किससे? अभिनव मनुष्य से लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है? अभिनव मनुष्य से। मैं आपको बता दूं, वो 3 चैप्टर तो तैयार करने ही हैं, और ये वाला पद्यांश जो है वो सबसे मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में आने लायक पद्यांश है। बस इसको रट डालो, बस इसको रट डालो भाई। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? अभिनव मनुष्य है। इस पद्यांश को मैं 100 मार्किंग देता हूं, क्योंकि ये पद्यांश आ सकता है आपके एग्जाम में। इसलिए इसको क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका मैं आपको बता दूं क्या होगा इसके अंदर। आपको करने का तरीका बता दूं क्या है। अगर कहीं पर मनुष्य शब्द का यूज हो, मनुष्य शब्द का यूज होगा तो वो अभिनव मनुष्य से होगा, ये आपको मैंने बता दिया। पद्यांश को कैसे पढ़ेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको कैसे करेंगे, सबको बताएंगे 1 बाय 1। तो पद्यांश में आपको इसकी हिंदी निकालनी सबसे पहले आनी चाहिए। कैसे होगा इसको देखो, कि यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, जो मनुष्य होता है वो ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य, सबसे सुंदर प्रकाश होता है हमारा मनुष्य। जो मानव जाति है वो सारे कोऑर्डिनेट्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर प्रकाश की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कुछ छिपा ना सकते जिससे भूमि और आकाश, और मनुष्य से कोई भी भूमि हो या कोई भी आकाश हो, उससे कुछ भी चीज छुपी नहीं है। मतलब आकाश से लेकर पाताल तक मनुष्य वहां हो चुका है। उसके बाद क्या है, ये मनुष्य जिसकी शिखा उद्यम जो है, मतलब जो मनुष्य है उसकी शिखाएं जो है, उसकी जो कार्यशैली है वो बहुत उद्यम है, मतलब वो बहुत बड़ी विशालकाय है। उसके बाद कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, मतलब मनुष्य एक ऐसी चीज है जिसको चर और अचर, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों लोग भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं। उसके बाद क्या है, यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। जो मनुष्य होता है वो पूरे सृष्टि का एक श्रृंगार के जैसा होता है। उसके बाद ज्ञान विज्ञान आलोक का आगाज होता है, मतलब पूरे ज्ञान को, पूरी नॉलेज होती है, पूरा साइंस जो होता है इसके अंदर समेटे हुए है जो मनुष्य होता है। ये सब मैंने आपको मनुष्य की क्वालिफिकेशंस बताई। अब मैं इसके क्वेश्चन बता दूं कि इस गद्यांश पर, सॉरी इस पद्यांश पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे कैसे करोगे। पहला मैं आपको बता दूं प्रश्न क्या है। पहला नंबर जो प्रश्न होगा उसको देख लो ध्यान से। पहला नंबर प्रश्न क्या होगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या होगा, संदर्भ आप मनुज शब्द आया इसमें मनुज शब्द आया, मनुज शब्द, तो मनुज का अर्थ क्या होता है, इसमें भी मनुज आया, मनुज, तो मनुज का अर्थ मनुष्य, तो अभिनव मनुष्य चैप्टर से लिया गया है ना। इसके कवि का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है। हो गया क्वेश्चन, 2 नंबर मिल गए आपको भाई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 2 नंबर मिल गए। अब भैया यहां पर 8 नंबर का और गेम खेलना है। 8 नंबर का गेम अगर आप दिमाग से यहां से नहीं खेलोगे तो आपका नंबर कट सकता है भाई। 8 नंबर का गेम क्या खेलना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही लाया हूं। इसमें आप याद रखना, जो मैंने 3 के शुरुआत के 3 चैप्टर बताए हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है भाई, क्योंकि वहां से तो तय है आना। उसके बाद ये अथवा में आता, तो अथवा वाला मैं लेके आ चुका हूं, अथवा वाला लाया हूं, ये याद रखना। इसमें ऐसे मैं लिख दूं यहां पर, जिसमें यहां पर मैं लिख दूं, अंडरलाइन कर दूं, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है ना, तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं ये कर दूं, ये दोनों लाइन अगर मैं अंडरलाइन कर दूं तो आप कैसे लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, क्या करोगे कि लेखक कवि कहते हैं, क्या लिखोगे सबसे पहले कि कवि कहते हैं यह मनुष्य संसार का सबसे सुरम्य प्रकाश है, इस संसार में सबसे बुद्धिजीव है, संसार का श्रृंगार होता है, इसके आने से ये विरूपताएं हटती हैं, ये ज्ञान और विज्ञान का सागर होता है, इसने ये क्या बोला, अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना है। इन दोनों लाइन को कम से कम 4 लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे करोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और ये आपको डिस्क्राइब करना है, बड़ा चढ़ाकर करना है, 4 लाइनों के अंदर करना है। लेकिन कीवर्ड ध्यान रखना, श्रृंगार कीवर्ड होना चाहिए उसके अंदर सृष्टि कीवर्ड होना चाहिए, विज्ञान कीवर्ड हो, ज्ञान कीवर्ड हो, आलोक कीवर्ड हो। ये 4-5 जो कीवर्ड डालोगे अपने रेखांकित अंश की व्याख्या में, नंबर मिल जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ध्यान देना है अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश और पृथ्वी के बीच में किसे अज्ञात नहीं रह सका। तो आकाश और पृथ्वी के बीच में मनुष्य जो मनुष्य है वो बिल्कुल अज्ञात नहीं रह सका है। आकाश से लेकर पृथ्वी तक उसने सब कुछ छान मारा है, जो मनुष्य होता है। तो आपको ये 2 नंबर यहां से मिल गया। आपको देखना है, पढ़ना है, तब पढ़ के ही आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। छिपा ना सकते जिससे भूमि और आकाश, भूमि आकाश किससे नहीं छिपा सकते हैं, मनुष्य से ना। तो मनुष्य को हर चीज ज्ञात है, मनुष्य से कुछ भी अज्ञात नहीं है, बस यही है। आपको शब्दों के अर्थ को समझना पड़ेगा केवल और केवल। उसके बाद क्या है, संसार के सभी जड़ चेतन प्रकार किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, भक्ति प्रणाम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो भूमि और आकाश है इससे कुछ छुपा नहीं सकते। ये जो सृष्टि का श्रृंगार होता है, ये विज्ञान के आलोक का आगाज है, मतलब विज्ञान का एक प्रकाश है, ये मनुष्य विज्ञान का प्रकाश है। मनुष्य जो है
धरती का सुरम्य प्रकाश है, ये इसलिए विज्ञान का ये आगाज है, धरती का सुरम्य प्रकाश है, धरती का ये श्रृंगार है, इसलिए इसको भी लोग भक्ति प्रणाम करते हैं। उसके बाद लास्ट शब्द क्या है, उद्यम, उसके बाद आलोक। तो उद्यम का अर्थ क्या होता है, उद्यम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर उद्यम का अर्थ क्या होता है, यहां पर कुछ कार्य करना उद्यम का अर्थ हो गया। आलोक का मतलब प्रकाश होना, ये सब आलोक के अर्थ हो गए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग समझो चीजों को जो मैंने बताने की कोशिश की है। मैंने जो आपको कीवर्ड्स के थ्रू समझाया इसमें पद्यांश के अंदर ये कीवर्ड्स आपको तब फॉलो करने हैं जब आपके पास गद्य पद्यांश जो होगा वो इन 3 चैप्टर के अंदर आएगा। और पद्यांश जो होगा वो अथवा में, मैंने अथवा वाला लिया था, जो अथवा से पहले था वो इन 3 चैप्टर में से इस चैप्टर से था। किस चैप्टर से? श्रद्धा मनु से था। तो श्रद्धा मनु, कैकीकर्णता, पवन दूत का अंतिम समय में केवल 3 ही करने हैं, उससे ज्यादा आप करोगे तो भटकोगे, परेशान होगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने बहुत मजे से आपको आज की क्लास को समझाने की और सिखाने की कोशिश की है। मैंने अपने तरफ से 100% दी है। और आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आया हो, क्योंकि डाउट्स तो हिचकी की तरह होते हैं, कभी भी आ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं मिलता हूं अपनी ऐसी धमाकेदार बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी लोग मस्त रहिए। धन्यवाद।